जय हिंद बडीज यार, इन द अनदर लेक्चर जिसमें हम सबसे पहले फोर्सेस के बारे में जान रहे थे। सो यार, इंडियन एयरफोर्स को कवर कर चुके थे, इंडियन नेवी को भी। आज बात करने वाले इंडियन आर्मी के बारे में। ठीक है, सब कुछ बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा, बिल्कुल हिस्ट्री से लेकर के बिल्कुल एडवांस तक लेके जाएंगे। एंड कुछ नई चीजें भी इंक्लूड हुई हैं, जैसे कि SDEAG। ठीक है, आई थॉट आपने इसका नाम भी नहीं सुन रखा होगा, बिकॉज दिस वॉज इंडक्टेड इन दी 2024 ओनली। ठीक है, सो ये SSB इंटरव्यू में बहुत ज्यादा चांसेस है आपसे पूछा जाए, इफ यू आर गोइंग फॉर दी आर्मी SSB। ठीक है, सो यार, मेक श्योर करने का कंप्लीट लेक्चर को वॉच आउट करो। सबसे पहले बॉस जय हिंद। ठीक है, एंडर पेन एंड पेंसिल लेके बैठना, बिकॉज मोर देन 30 स्लाइड्स है, तो अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्ट्री। सो यार, वी ऑल नो डेट कि यार इंडियन आर्मी एज वेल एज इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स करके कुछ नहीं हुआ था। ब्रिटिशर्स के आने के बाद रॉयल इंडियन आर्मी, रॉयल इंडियन एयरफोर्स, रॉयल इंडियन नेवी हुआ करती थी। ठीक है, सो इंडियन आर्मी की अगर बात करें तो द इंडियन आर्मी वॉज अ ब्रिटिश कमांडेड फोर्स अंटिल द इंडिपेंडेंस। इट कंप्रोमाइज लोकली रिक्रूटर्स फोर्सेस एंड एक्सपेरिटेड ब्रिटिश ऑफिसर्स। मतलब यार, ऑब्वियसली वही बात है कि लोकली वो क्या करते थे, लोकली जो भी उनको सोल्जर चाहिए होते वो इंडिया से लेते थे। बाय द टाइम जो भी उनकी कमांडिंग ऑफिसर्स होते थे वो ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स हुआ करते थे। ठीक है, द ब्रिटिश इंडियन आर्मी हैज फॉट इन न्यूमरस वॉर्स लाइक दी। ये यार इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। हमने बाय द ब्रिटिशर्स आर्मी, ब्रिटिशर के आर्मी के सब यूनिट हुआ करते थे तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट वॉर्स लेने, जैसे कि एंग्लो बर्मीज वॉर, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो अफगान वॉर, एंग्लो सॉरी ओपियम वॉर। ठीक है, ये मैंने आपको नेवी वाले एज वेल एज एयरफोर्स वाले लेक्चर में ही बताया था। एंड द बॉक्सर रेवेलियन इन चाइना। ठीक है, हैंस हेल्पिंग मेंटेन ब्रिटिश सुप्रीमेसी, क्योंकि इंडियन आर्मी जहां भी जाती है बॉस, वहां पे सुप्रीमेसी ऑब्वियसली क्रिएट हो जाती है। आगे बात करते हैं 1776 से 1776 तक भी हमारे पास कोई इंडियन आर्मी करके ऐसे कुछ नहीं हुआ था। जस्ट एक मिलिट्री करके, मतलब एक मिलिट्री का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था अलग से, जिसका वो जो आता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आता था। एंड उस टाइम उसके हेडक्वार्टर्स कोलकाता में हुआ करते थे। ओके, सो यार, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी, उसकी जो सब यूनिट होती थी मिलिट्री डिपार्टमेंट, तो उसमें जो 1776 तक ऐसा था। बट लेटर ऑन 1985 में क्या होता है, हमारी ऑफिशियली एक बार हमको एक नाम मिलता है, जिसको एक सिंगल फोर्स के अंडर हमको एक सिंगल चेन ऑफ कमांड मिलती है। वाई? क्योंकि उस टाइम तक हमारे मैं, अगर आप पॉलिटी या फिर हिस्ट्री के लेक्चर्स आप देखते हो तो यू पीपल नो कि यार उस टाइम तक अच्छी खासी प्रेसिडेंसीज पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने कंट्रोल कर लिया था, जैसे कि आपका बंगाल हो गया, बॉम्बे हो गया, एज वेल एज मद्रास हो गया। तो बाय द टाइम इनको अच्छी खासी फोर्स भी लगती थी टू मेंटेन ऑल दीज थिंग्स। इसलिए सिंगल फोर्स को, सिंगल चेन ऑफ कमांड को, कमांड के अंदर आना चाहिए सब, इसलिए इंडियन आर्मी बोला गया। एंड ऑफिशियली पहली बार ये फिर चार कमांड्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट थी आपकी पंजाब, जिसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का पूरा मतलब दिया गया था, जो बोल सकते हैं एरिया था। सेकंड वन इज और बंगाल मद्रास, जिसको बर्मा, एज वेल एज जो बॉम्बे वाला एरिया था ना, वहां पे आपका सिंध का एरिया हो गया, कोटा का हो गया, एंड एज वेल एज अडेन। अडेन अगर आप नहीं पता तो यार, ये यमन का एक एरिया था। ठीक है, यमन में एक सिटी पड़ती है, बोल सकते हैं कि सिटी बोलो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, एंड ये आपका जो कोटा है, ये यार पाक में पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान ऑब्वियसली। सिंध भी आपका, अगर आप जानते हो तो सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु वाले में सिंध, जिसे वो बोला जाता था प्रोविंस। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन 19 जो आपका वर्ल्ड वॉर वन आ गया। ठीक है, 1914 से 1918 तक। सो ऑलमोस्ट लाइक जो 1.3 मिलियन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, एंड आउट ऑफ विच 74,184 यार, वो या तो इधर दे गिवन है सुप्रीम सेक्रीफाइस, और या फिर वो मिसिंग वन हो गए थे। ठीक है, इन एक्शन में दे कंट्रीब्यूटेड टू यूरोपियन, मेडिटेरियन, मिडिल ईस्टर्न एज वेल एज अफ्रीकन वॉर थ्रेटर्स। ठीक है, तो मतलब ऑल ओवर, अराउंड ऑल ओवर वर्ल्ड से ही लड़ रहे थे। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं 1939 1945, जो कि आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर था। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू द इंडियन सोल्जर्स फॉट विद द अलाइज। ठीक है, इंडिया हैज बीन पुल्ड इनटू वॉर विदाउट द कंसेंट ऑफ द इंडियंस। ऑब्वियसली बात है यार, क्योंकि उस टाइम पे इनके पास शॉर्टेज थी, तो हम जबरदस्ती हमको भेजा जा रहा था, इवन हमारे कंसेंट के बिना। एंड यहीं पे एक अच्छा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है महात्मा गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, एंड वो यहाँ पे डिमांड करते हैं इंडिपेंडेंस के बारे में। एंड लेटर ऑन उनको मानना भी पड़ती है चीजें, एंड दिस हैज लेड टू द डिमांड्स फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन रिटर्न। अदरवाइज वो तो सुन ही नहीं रहे थे। ठीक है, तो अगर आप पॉलिटिकल लेक्चर्स देखते हो देन यू कैन रिलेट मोर। आगे बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। मैनी इंडियन सोल्जर्स मैनी इंडियन सोल्जर्स डिफ्लेक्टेड ड्यूरिंग द वॉर टू सपोर्ट द इंडिपेंडेंस मूवमेंट फ्रॉम द आउटसाइड। ऑब्वियसली बात है यार, क्योंकि इंडिपेंडेंस देखो क्या चल रहा था ना, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे हमारी आर्मीज तो लड़ रही थी, ऑब्वियसली बात है, बट उनका कंसेंट नहीं था, वो चाहते नहीं थे कि हम लड़ाएं। क्योंकि वॉर यार कोई नहीं चाहता, एंड वॉर में
हैवी डिस्ट्रक्शन होते हैं, नो मैटर कौन सी कंट्री जीत रही है और कौन सी हार रही है, दोनों को बहुत सारी चीजों को सफर करना पड़ता है, ठीक है। सो बाय द टाइम हम समझ गए थे कि यार हम हमारा सिर्फ यूज यूज किया जा रहा है एंड वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस एट एनी कॉस्ट। तो उस टाइम पे कहते हैं कि कई लोग बाहर से भी रेवेलियंस को स्टार्ट कर रहे थे, एंड जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, आजाद हिंद फोर्स, अगर आप पढ़ा है, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ हिस्ट्री वगैरह पढ़ा करो, देन यू कैन रिलेट द थिंग्स मोर कनेक्ट, मतलब आपकी कनेक्टिविटी अच्छी बन जाती है, ठीक है। दिस लेड टू मैनी ज्वाइनिंग द फ्री इंडिया लीगन इन द जर्मनी, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस टाइम थे, और जो फौज जो खड़ी हो रही थी वो जर्मनी का काफी सपोर्ट था। नाजी वाली अगर आपने स्टोरी सुन रखी है नाजी जी की, और लाइक जो नाजी करके वो टीम हुआ करती थी हिटलर की, ठीक है, मतलब जो उनकी आर्मी थी, आर्मी का नाम नाजी हुआ करता था, जो कमांडर था ऑब्वियसली हिटलर थे, ठीक है। हिटलर और सुभाष चंद्र बोस जी की एक बात भी हुई थी, तो एक लंबी स्टोरी है, आई विल टेल यू इन अनदर लेक्चर कभी अगर टाइम मिला तो। द इंडियन बॉस ज्वाइंट द इंडियन नेशनल आर्मी इन सिंगापुर विच वाज लेड बाय द सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये आर्मी का नाम याद रखेंगे, इंडियन नेशनल आर्मी, INA, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब यार इंडिपेंडेंस की बात, फाइनली हमको इंडिपेंडेंस मिल जाती है, एंड यार सेम प्रोसीजर था, हमने अपना वो रॉयल वगैरह के टाइटल हटा दिए थे, वंस वी गॉट द डोमिनियन स्टेटस, तीनों से हट गया था। एंड उसके बाद बात करते हैं, जैसे हमको इंडिपेंडेंस मिली सबसे पहले तो ये आ जाता है 1947 का पाक वॉर, इसको बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं क्या लिखा है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस एंड द पार्टीशन इन द 1947, 4 ऑफ द 10 गोरखा रेजिमेंट, मतलब जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस हमारे पास 10 गोरखा रेजिमेंट हुआ करती थी, उसमें से 4 जो थी वो ब्रिटिशर्स को ट्रांसफर हो गई थी। मेक माय वर्ड है, लोगों को लगता है कि पाकिस्तान ले गया, नहीं भाई, वो ब्रिटिश आर्मी ले गई थी, ठीक है। एंड जो बची हुई 6 थी उनमें से डिवीजन हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच, ठीक है। अब 1947 में इंडो पाक वॉर हो जाता है, 1947, और द फर्स्ट कश्मीर वॉर सॉ द इंडियन आर्मी playing a crucial role. An intense war was waged across the state borders. Pakistan suffered significant losses and stopped on the line formed and which is now known as LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान हारा था, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपका आता है 1948 आफ्टर पार्टीशन द नाजी ऑफ हैदराबाद। अच्छा यार ये भी था कि कई सारी प्रिंसली स्टेट्स थे उस टाइम पे, जैसे कि हैदराबाद हो गया, जम्मू एंड कश्मीर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो वो चाह रहे थे या तो हम इंडिपेंडेंट हो जाए तो हम पाकिस्तान के साथ मिल जाए, तो नाजी के साथ ऐसा था कि यार ये इंडिपेंडेंस होना चाह रहे थे, एंड लेटर ऑन उनके चांसेस थे कि ये जाके ना पाकिस्तान से मिल जाएंगे। तब इंडियन आर्मी के ट्रूप्स जाते हैं, एंड उस टाइम पे जो पीएम हुआ करते थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हुआ करते थे। पटेल साहब का एक बहुत अच्छा रोल है इंडिया को यूनाइट करने में। कभी अगर आपको उनकी बुक्स वगैरह पढ़ने को मिले देन डेफिनेटली गो थ्रू विद देम। टू सिक्योर हैदराबाद स्टेट आफ्टर द टॉक्स बिटवीन नाजिम एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीच्ड अ सेटलमेंट, ठीक है। द इंडियन आर्मी वाज बैक्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स। आगे बात करते हैं 1950, द इंडियन आर्मी सेंट इट्स 60th पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस यूनिट टू एल्ड यूएन ट्रूप्स ड्यूरिंग कोरियन वॉर 1950-1953। यार हम जानते हैं कि यूएनएससी जो होते हैं ना, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एंड इसी के साथ यूएन पीस कीपिंग मिशंस भी होते हैं, तो उसमें इंडियन आर्मी ऑब्वियसली बात है कि अच्छा खासा पार्टिसिपेशन देती है, हम अपने अपने अच्छे खासे ट्रूप्स भेजते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि हम यूएनएससी के लिए जब इतना कुछ करते हैं, हम पीस कीपिंग मिशंस में अपने इतने सारे सोल्जर्स भेजते हैं, देन व्हाई इंडिया हैवंट येट अ परमानेंट सीट, ठीक है। एंड ये एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक भी है आपके जीडी के परस्पेक्टिव से, सो डोंट वरी, हम उसके लिए भी सब कुछ कवर करेंगे। आगे बात करते हैं 1961, द आर्मी पार्टिसिपेटेड इन द ऑपरेशन विजय लॉन्च टू सिक्योर गोवा, दमन एंड दीव फ्रॉम द पोर्चुगीज। मैंने बोला ना पोर्चुगीज सबसे ऑलमोस्ट बोला जाए तो अगर जस्ट अगर मेडाइवल हिस्ट्री के बाद का देखें तो पोर्चुगीज सबसे पहले आते हैं, लेटर ऑन ये सबसे बाद में जाते हैं। कई सारे लोगों ने यार इन्वेट किया, मतलब सबसे पहले अलेक्जेंडर ने, फिर मंगोल्स आए, फिर तुर्किस आए, फिर अरब्स आए, पोर्चुगीज आए, ब्रिटिशर्स आए, अ लॉट ऑफ पीपल के। आगे 1962 में साइनो इंडियन वॉर हमको देखने को मिलता है, ठीक है, ब्रोकआउट एट द अक्साइचियन रीजन, जो अभी भी किसके पास है, अभी भी चाइनीज इसको कंट्रोल करते हैं। एंड अरुणाचल प्रदेश में भी ये कुछ छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट हुए थे। चाइनीज एंड द इंदिरा ट्रूप्स मेड इंकर्जन बियॉन्ड द डिस्प्यूट मकमोहन लाइन, ठीक है। मकमोहन लाइन मतलब बाउंड्री वाली लाइन है, उसका नाम है मकमोहन लाइन, जैसे पाकिस्तान के साथ एलओसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इंक्रीजिंग द टेंशंस, हाउएवर इंडिया लॉस्ट footing in the war because of the poor coordination among various divisions of the Indian Army, and the lead decision to mobilize the Indian Air Force gave China a crucial tactical and strategic advantage over India. The line of actual control came into being after this, मतलब ये यार वॉर होने के बाद आपकी एलएसी बनती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ऑब्वियसली इसमें हमने काफी कुछ, इस वॉर में हम हारे नहीं थे, बट हमने काफी कुछ, मतलब बोला जाए तो कभी हार नहीं होती हमने, लेकिन काफी सारी चीजें सीखी, जैसे कि हमारी फोर्सेस के बीच में कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी, हम उतने अच्छे इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। एंड जहाँ पे हमारी एयरफोर्स को इतना लेट भेजा गया, तब तक
चाइना को अच्छा खासा एक एज मिल गया था, ठीक है। सो इसीलिए हम बात करते हैं कि हमारे पास थ्रेडिंग कमांड्स होनी चाहिए। थ्रेडिंग कमांड्स भी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ यू पीपल वांट वीडियो ऑन दैट देन डेफिनेटली कमेंट डाउन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो आपकी मनमोहन लाइन थी, ऑब्वियसली बात है वो अभी भी है, एंड लेटर ऑन उसको एलएसी बोल दिया गया था उस वाले रीजन में, सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो उसके बाद ये जो एलएसी है ना, वो जनरली 3 रीजन में डिवाइड हो जाते हैं, 3 सेक्टर में, क्योंकि चाइना के साथ देखा जाए तो मेजरली हम 3 जगह से कनेक्ट होते हैं। आप लाइन पॉइंट्स को बढ़िया समझ जाएंगे। द वेस्टर्न सेक्टर बिटवीन द लद्दाख, ऑन इंडिया साइड है लद्दाख, एंड जो तिब्बत का एरिया है जिसे सिंगजियांग ऑटोनॉमस रीजन बोलते हैं, वो चाइनीज के साइड है, ठीक है। आगे बात करा जाए तो मिडिल जो मोस्टली पार्ट है दैट इज उत्तराखंड एंड हिमाचल वाले एरिया, वो इंडिया के पास है। वाइल द तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन वो किसके पास है, चाइनीज के पास है। थर्ड वन द ईस्टर्न सेक्टर इज बिटवीन अरुणाचल प्रदेश, जो इंडिया के पास है, एंड द ऑटोनॉमस रीजन ऑफ द चाइनीज साइड। दिस सेक्टर जनरली फॉलोज द मैकमोहन लाइन। यहाँ पे रीजन पे अभी मैकमोहन लाइन रहती है, बाकी जगह एलएसयू, ठीक है। आगे बात करते हैं 1965, पाकिस्तान फिर से चला आया। तो द इंडो-पाक वॉर ऑफ द 1965 saw the Indian Army in all its glory as they launched a major and successful offensive. The infamous tanks battles, the Battle of the Asal Uttar, and the largest tank battle, the Battle of the Shavinda after World War II saw the Indian Army's victory. मतलब 1965 की हमारी एक मैसिव विक्ट्री थी 1965 की, लेटर ऑफ 1971 की तो नेक्स्ट लेवल, मतलब विदाउट वॉर लड़े हमने इतने सारे सोल्जर्स को सरेंडर करा दिया था, ठीक है। सो 1965 में हमारे टैंक्स का बहुत अच्छा रोल था। हमारे टैंक्स ने मतलब एक्सट्रीम परफॉर्मेंस दिखाई थी उस टाइम पे। एंड लेटर ऑन हमने इसी के बाद ऑलमोस्ट हमने सीखा कि यार कि मोबिलाइजेशन के लिए भी हमें काफी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, इसलिए इसी के बाद फिर हमने मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की भी स्टार्टिंग की थी। मैं आई विल टेल यू कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एंड आर्ममेंट में डिफरेंसेस क्या होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर 1965 वॉर। आगे जेड आते हैं। सो यार आगे बात करते हैं 1967 में, डेट इज फिर से एक बार चाइनीज से उलझते हैं, ठीक है। द चोला इंसिडेंट, चोला ये यार ये चोला नहीं एग्जैक्ट, ठीक है, से चो प्लस ला ऐसे बोल सकते हो। अब ये पास है, पास क्या होता है, पहाड़ों के बीच से जो रास्ता बनाते हैं ना, डेट इज नोन पासेस, ठीक है। सो इंसिडेंट और द साइनो इंडियन सिरकमनिश वाज अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द चाइनीज पीएलए, ठीक है, इसे पढ़ते हैं चाइनीज पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी, ठीक है। इन सिक्किम इंडिया आर्मी कन्वेंशनली आउटस्टेड द पीएलए फ्रॉम सिक्किम, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यार फिर से पाकिस्तान आ जाता है 1971। द प्रेसिडेंट रूल ऑफ 1971 सॉ द लॉन्च ऑफ द काउंटर इंटरजेंसी ऑपरेशन स्टीप चेस बाय द इंडियन आर्मी एंड द पुलिस अगेंस्ट द नेशनलिस्ट इन द रेड कॉरिडोर। यार ये थोड़ा अलग है। एक्चुअली 1971 में भी ऑब्वियसली बात है बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी के ये लिखा हुआ है, ठीक है, वो लेकिन ये थोड़ा नेशनलिस्ट वाला अलग है, ठीक है। यहाँ पर रेड कॉरिडोर की बात की गई है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो, ठीक है। 1971 का अनदर वन, द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 हैज heavy involvement of the Indian Armed Forces. The Indian Army battalions were engaged in clashes on both the eastern as well as western front with air support from the Indian Air Force. Many famous battles like the Battle of Longewala were fought, ठीक है। Battle of Longewala पे तो कंप्लीट मूवी भी बनी है, ठीक है। So you people can check out this one also. Battle of Longewala एक मतलब बोला जाए तो काफी अच्छी विक्ट्री थी ऑफ द इंडियन आर्मी। आगे बात करते हैं 1984 की। द इंडियन आर्मी participated in Operation Meghdoot to secure the Siachen glaciers from Pakistani incursions and entire battalion of the Kumnao regiment, ठीक है। ये आप याद रखोगे कि ये पूरी की पूरी रेजिमेंट को ही एयरलिफ्ट करने के बाद सियाचिन जैसे ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस पे उतारा गया था, ठीक है। द इंडियन आर्मी कंटिन्यूज टू कंट्रोल ऑल ओवर द सियाचिन ग्लेशियर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स विच इज वन ऑफ द harshest and the inhospitable conditions for the troops to be positioned, ठीक है। आगे बात करते हैं। इंडियन आर्मी हैज प्लेड इंपॉर्टेंट रोल्स इन मैनी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस ओवर द एयर सच एज ऑपरेशन ब्लू स्टार, आपको याद होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है, एंड ऑपरेशन वुड रोज अगेंस्ट द सिख इंसर्जेंट इन द 1980s एंड ऑपरेशन गोल्डन वर्ड इन 1995 इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे आपका 1999 फिर से वही यार पाकिस्तान, ठीक है। द पाकिस्तानी आर्मी हैज कैप्चर्ड मेजर vantage points in the Kashmir. Once the scale of the Pakistan incursion was realized, the Indian Army quickly mobilized about 2 lakh troops, ठीक है, 2 lakh troops, and Operation Vijay was launched. However, since the heights were under Pakistani control, India was at a clear strategic disadvantage. But by the end of the Kargil war, all the enemy's occupied areas were back under the Indian Army control. This war gave rise to the many brave and gallant stories of the bravery and sacrifice by the Indian Army. Obviously बात है क्योंकि 1999 में सियाचिन जैसे मतलब कि टोनलिंग जैसी ऐसी चोटियों पे जहाँ पे आप अगर ऊपर हो तो ऑब्वियसली बात है आपको एक हैवीली एक्स्ट्रा एज मिलता है, ठीक है।
आप नीचे वाले लोगों को अगर एक पत्थर ही फेंकते हो ना तो वो भी बहुत बड़ी मतलब बोल सकते हैं कि वेपन की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो नीचे के सोल्जर्स को एक बहुत ही ज्यादा मतलब वो रहता है डिसएडवांटेज। बट ऐसी फील्ड्स में भी हमने जीत के दिखाया है। ठीक है, एंड वी ऑल नो डेट यार कि इंडियन आर्मी में ही सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे आर्मी अवार्डी ऐसे जिनको पीवीसी मिल रखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं 2016 की जो अभी रिसेंट बात है, जो आपका उरी वाला आपको पता होगा। द इंडियन आर्मी कैरिड आउट सर्जिकल स्ट्राइक इन पीओके इन द टेररिस्ट लॉन्च पैड्स इन रिस्पॉन्स ऑफ द टेररिस्ट अटैक इन इंडियन आर्मी सोल्जर्स इन उरी। ठीक है, द फाइनल सीजफायर वाज रीच्ड इन 2018 बिटवीन द बोथ द कंट्रीज। आगे बात करते हैं 2017 की। द डोकलाम क्राइसिस वाज water standoff between the Indian Army and the Chinese PLA People Liberation Army over the Chinese construction of a road in Doklam, a tri-junction between the India, China and Bhutan. Indian Army has launched Operation Juniper to stop the Chinese. ठीक है, तो मतलब यार हमारे साथ ठीक ठाक चाइना एंड पाकिस्तान के साथ युद्ध एंड अभी भी हमें खतरा बना ही रहता है बोथ दी फ्रंट्स के। अभी तो खैर ब्रिक्स चल रही है, सो आई थॉट आप सब अवेयर होंगे अबाउट दैट। ठीक है, तो अभी ब्रिक्स चल रही है, सो अभी तो ये बोला गया है कि जो भी बॉर्डर की जो क्लैसेस थे वो शट डाउन किए जाएंगे, मतलब सारे हम कॉपरेशन अच्छे से रखेंगे। एंड इस पे एक ऑफिशियल एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हॉट कटर्स की। ठीक है, तो यार कुछ बेसिक बेसिक बता देता हूँ, जैसे कि आपके जो जैसे आर्मी है। ठीक है, इंडियन आर्मी इज एन ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन आर्मी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। इसको हेड कौन करते हैं? तीनों फोर्सेस के ऑब्वियसली बात है, जो कमांडर होते हैं डेट इज प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इन तीनों चीजों को हेड करते हैं। लेटर ऑन प्रेसिडेंट के बाद आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एमओडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर के बाद आते हैं आपके सीडीए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। एंड लेटर ऑन तीनों सर्विसेज के चीफ आते हैं। ठीक है, तो आर्मी के होते हैं जनरल। एंड जनरल जहाँ पे बैठते हैं डेट इज नोन एज हेडक्वार्टर्स। ठीक है, तो हेडक्वार्टर्स जो आपका कहाँ पे है? दिल्ली में है, ऑफ द इंडियन आर्मी। आगे बात करते हैं। अब यार आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। ठीक है, कमांड्स हमने तीनों की पढ़ी थी, हमने इंडियन एयरफोर्स की भी, इंडियन नेवी की भी, एज वेल एज इंडियन आर्मी की भी पढ़ेंगे। इंडियन एयरफोर्स में टोटल कितनी थी? 7 कमांड्स थी, आउट ऑफ विच इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ, लिख देता हूँ इधर IAF। इंडियन एयरफोर्स में आपकी टोटल 7 थी, इसमें से 5 ऑपरेशनल प्लस 2 ट्रेनिंग कमांड थी। 2 ट्रेनिंग क्या मतलब? एक ट्रेनिंग की मेंटेनेंस, बट उनको 2 ट्रेनिंग में रखा जाता है। इंडियन नेवी में INA ने इंडियन नेवी अकेडमी हो गई, तो जस्ट वेट फॉर अ मिनट। इंडियन नेवी में हमारी टोटल ऑफ 3 कमांड्स थी, वाइल इंडियन आर्मी में हमारी टोटल ऑफ 7 कमांड्स हैं। ठीक है, 7 कमांड्स हैं। एंड इसमें से भी 6 ऑपरेशनल मतलब जो फ्रंटल पे हटती हैं, एंड एक आपकी ट्रेनिंग कमांड है। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी सारी कमांड से रिलेटेड। सो लेट्स चेंज आउट द कलर। सबसे पहले आती है कि सेंट्रल कमांड। ठीक है, सेंट्रल कमांड जेट इज इन दी लखनऊ। ये सिंबल है, आपको याद रखने हैं। सेंट्रल कमांड आपकी लखनऊ में। लेटर ऑन आती है आपकी ईस्टर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड आपकी कोलकाता में है। आगे बात करते हैं। आपकी लेटर ऑन आती है नदर्न कमांड। नदर्न कमांड आपकी उधमपुर में है, डेट इज अबाउट इन शिमला रीजन। ठीक है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में। ठीक है, आगे आती है सदर्न कमांड। सदर्न कमांड आपकी पुणे में है। आगे बात करते हैं साउथ वेस्टर्न कमांड। साउथ वेस्टर्न कमांड आपकी जयपुर में है। वेस्टर्न कमांड आपकी चंडी मंदिर में है। एंड आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो मैंने बोला था ना 7 कमांड्स है, तो 6 हो गई आपकी, 7 ये है, डेट इज इन शिमला। ठीक है, तो अब फिर से एक बार देख लेते हैं। टोटल ऑफ की 7 कमांड्स है। सेंट्रल कमांड आपकी लखनऊ में, ईस्टर्न कमांड आपकी कोलकाता में, लेटर आपकी नदर्न कमांड इन दी उधमपुर, सदर्न कमांड इज इन पुणे, साउथ वेस्टर्न कमांड इज इन जयपुर, वेस्टर्न कमांड इन चंडमंडी, एंड एज वेल एज आर्मी ट्रेनिंग कमांड इज इन शिमला। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यार स्ट्रक्चर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद करना ही करना है स्ट्रक्चर। सबसे बेसिक पे आता है, मतलब सबसे छोटे होती है आपकी सेक्शन। सेक्शन में अराउंड 7 to 10 सोल्जर्स होते हैं, जिसको एक सीनियर जेसीओ रैंक के ऑफिसर लीड आउट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके हवलदार होते हैं। ठीक है, सॉरी हवलदार बोल गया, जस्ट फॉरगेट मी। ठीक है, ये आपके होते हैं नायब सूबेदार मान लो। ठीक है, या फिर मेजर सूबेदार। मेजर सूबेदार लिख देता हूँ, नायब मेजर। ठीक है, मेजर सूबेदार। ठीक है, अभी वैसे जेसीओ रैंक हम पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें हर एक चीज क्या है ना, एकदम कोई चीज मतलब फिक्स नहीं होती है, बदलते रहते हैं, इसलिए डेट्स वाई। ठीक है, अगर कोई चीज फिक्स हो तो, जैसे आपकी प्लाटून ही है, अब जैसे प्लाटून की बात करें तो प्लाटून में आप अराउंड आपके 2 से 5 सेक्शन आते हैं, तो वो लेफ्टिनेंट भी लीड कर सकते हैं, कैप्टन भी कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द सिचुएशंस किसको मिला है। लेटर ऑन आपकी कंपनी आती है, कंपनी में 4 से 5 प्लाटून होते हैं, जिसको एक मेजर रैंक के ऑफिसर लीड आउट करते हैं। आगे आपकी बटालियन, यार ये ना इधर पे ना राइफल भी आती है। ठीक है, तो मतलब वो लिमिटेड होती है,
एंड हर जगह नहीं होती, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड ओवर देयर, ठीक है। आगे आपकी आती है बटालियन। बटालियन में आपकी 4 कंपनीज होती हैं, ठीक है, जिसको लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर कर्नल रैंक के ऑफिसर लीड आउट करते हैं। आगे से आपकी ना अब यार ये आ जाती है बड़ी, ठीक है, जिसको ना स्टार रैंक के ऑफिसर, मतलब जिनको स्टार ऑफिसर्स जिनको बोला जाता है, जैसे कि फर्स्ट स्टार ऑफिसर, सेकंड स्टार ऑफिसर, थर्ड स्टार ऑफिसर, फोर्थ स्टार ऑफिसर, जो आपके ब्रिगेडियर से स्टार होते हैं, ठीक है, ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ब्रिगेडियर जो रैंक होती है उनके पास, उन्हें 1 स्टार ऑफिसर बोला जाता है। लेटर ऑन जनरल आपके 4 स्टार ऑफिसर होते हैं, ठीक है। सो ब्रिगेड को लीड करने वाले ब्रिगेडियर होते हैं, एंड एक ब्रिगेड में अराउंड 3 से 4 बटालियन आती हैं, ठीक है। बटालियन को ही रेजिमेंट भी बोलते हैं। सो जो आपकी ब्रिगेड है, ब्रिगेड को जो मतलब ब्रिगेडियर लीड करते हैं वो 1 स्टार ऑफिसर होते हैं, ठीक है। आगे आपके डिवीजन, डिवीजन में आपके 3 ब्रिगेड आते हैं जिसको मेजर जनरल लीड करते हैं। आगे आपकी आती है कोर, इसको कोर पढ़ते हैं, ठीक है, कॉर्प्स मत पढ़ना है, इसे कोर पढ़ते हैं, कोर। पी साइलेंट होता है, एनएसपी बोल लो, ठीक है। तो इसमें 2 से 4 डिवीजन होते हैं, इसको लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर लीड करते हैं। आगे आपकी कमांड्स आती हैं, कमांड्स में 2 से 3 कोर होते हैं, एंड ये भी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर ही लीड करते हैं, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर क्या, लेफ्टिनेंट जनरल के इंसिग्निया में हमेशा अशोक सिंबल आता है, ठीक है। अदरवाइज आप देखोगे कि मेजर जनरल के रैंक में आता है। आगे मैंने इंसिग्निया वैसे लगाया, यही आ गई इंसिग्निया, ठीक है। सो मस्ट चेक आउट दिस ऑल्सो, ठीक है। बिकॉज स्टूडेंट यूज टू कंफ्यूज, जैसे लेफ्टिनेंट पहले ही सब लेफ्टिनेंट करके एक रैंक हुआ करती थी, बट उसको हटा दिया इंडियन आर्मी में। अभी जो आपके जनरल हैं, लाइक जो अभी चीफ ऑफ डिफेंस क्या बोलो, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है जो उपेंद्र द्विवेदी सर, वो जनरल हैं अभी, लाइक ऑब्वियसली बात है जनरल रैंक में है, बट उन्होंने जो अपनी करियर की स्टार्टिंग की थी ना, वो सब लेफ्टिनेंट की रैंक से की थी। तो एट दैट टाइम सब लेफ्टिनेंट की रैंक हुआ करती थी अराउंड, आई डोंट एग्जैक्ट रिमेंबर द डेट, बट 1984 में सर कमीशन हुए थे। तो उन्होंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो सब लेफ्टिनेंट की रैंक से की थी, बट लेटर ऑन सब लेफ्टिनेंट की रैंक को हटा दिया गया। एंड वंस यू बिकम सीओ, मतलब आप कमीशन ऑफिसर की रैंक में अगर जाते हो तो आपको सबसे पहले लेफ्टिनेंट की पोजीशन मिलती है। 3 टाइप के ऑफिसर होते हैं, डेट इज अबाउट द सीओ, कमीशन ऑफिसर, लेटर ऑन आपके जेसीओ, जूनियर कमीशन ऑफिसर, एंड तीसरे होते हैं आपके नॉन कमीशन ऑफिसर। अगर आप कोई भी एसएसबी इंटरव्यू देके अगर पास आउट होते हो, वेदर मतलब एनडीए से हो, आईएमए से हो, ओटीए से हो, आईएनए से हो, एएफए से हो, कोई भी अकेडमी से हो, अगर आप कमीशन ऑफिसर के रैंक में जाते हो तो आपको जो स्टार्टिंग रैंक मिलती है दैट इज लेफ्टिनेंट, ठीक है। एंड जेसीओ एनसीओ मैंने आगे लगा रखे हैं, सो वी विल कवर दिस। तो सबसे पहले होती है लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, एंड ये फील्ड मार्शल की ऑनरी रैंक होती है। एज ऑफ नाउ इंडियन आर्मी में सिर्फ 2 लोगों को मिली है, इंडियन एयरफोर्स में 1 को, एंड इंडियन नेवी में अभी तक किसी को नहीं मिली, ठीक है। इंडियन आर्मी में इसको फील्ड मार्शल के तौर पे देखते हैं, आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। बट यार एक चीज रिमेंबर करने की, देखो जहाँ पे भी मेजर है, जैसे मेजर है तो यहाँ पे अशोक सिंबल आया है, ठीक है। इसी के साथ अगर आप देखोगे तो ब्रिगेडियर में ये आता है। बट स्टूडेंट यूज टू कंफ्यूज, वो सोचते हैं कि यार मेजर जनरल में ना इधर भी अशोक सिंबल आना चाहिए, ये स्विच अराउंड है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, मेजर जनरल में स्टार ही आता है, ठीक है। एंड मेजर जनरल के मतलब इंसिग्निया में स्टार आता है, एज वेल एज लेफ्टिनेंट जनरल के में ये अशोक सिंबल आता है, एंड जनरल के में दोनों आते हैं, एंड फील्ड मार्शल का कुछ ऐसा होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे आपकी आवाज आती है जेसीओ एंड एनसीओ रैंक। सो ये जो आपकी 4 होती हैं, दीज रैंक्स आर नोन एज एनसीओ रैंक्स, मींस एनसीओ का मतलब होता है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, एंड ये जो आपकी 3 होती हैं ये होती हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, ठीक है, मतलब जेसीओ। तो स्टार्टिंग आपकी होती है सेपोय से, लेटर ऑन लांस नायक, नायक, हवलदार, उसके बाद सूबेदार, सूबेदार मेजर, नायब सूबेदार मतलब, एंड लेटर ऑन सूबेदार मेजर, ठीक है। सूबेदार, नायब सूबेदार, एंड सूबेदार मेजर, तो ये आपकी कुछ रैंक्स होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन। सेपोय, लांस नायक, नायक, हवलदार, सूबेदार, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, एंड लेटर ऑन फील्ड मार्शल। आगे बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसको यार थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करना था, सो आई हैव टेकन दिस स्लाइड एज अ वैकेंट। सबसे पहले देखो, सबसे पहले बॉस होती है इंडियन आर्मी, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हेड करने वाले आपके होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। लेटर ऑन आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। लेटर ऑन आपके आते हैं सीडीएस, सीडीएस के आने के बाद आपके आते हैं तीनों फोर्सेस के जनरल्स, ठीक है। तो तीनों फोर्सेस के जनरल आते हैं। लेटर ऑन अब कैसे होता है, जैसे इंडियन आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसमें बटी हुई है, जैसे कि ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे कि नोन एज सर्विसेज। एक आपका सेक्शन होता है सर्विसेज, लेटर में आपका सेक्शन होता है दैट इज नोन एज आर्म्स, ठीक है। अब यार ये आर्म्स में भी डिवीजन होता है, आर्म्स में भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। कॉम्बैट आर्म्स, कॉम्बैट आर्म्स, एंड यहाँ पे होता है आपका कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स, ठीक है।
तो ये आपके दो सब डिवीजन होते हैं इन दी आर्म्स। अब कॉम्बैट आर्म्स भी अलग होती है, इसमें सपोर्ट कॉम्बैट आर्म भी अलग होती है, सर्विसेज भी अलग होती हैं, सबको इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। इंडियन आर्मी की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो यू विल सी क्या इसमें ना एन नंबर ऑफ मतलब सर्विसेज हैं, कोर्स हैं, ठीक है। तो अगर कॉम्बैट की बात करें तो कॉम्बैट में आपकी जैसे कि इन्फेंट्री आती है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एंड आर्मर्ड आती है। सपोर्ट में आपके जो कॉम्बैट में आती है, सपोर्ट में आती है आपकी जैसे आर्टिलरी हो गया, सर्विस कोर, सिग्नल कोर हो गया, ठीक है। इसी के साथ नंबर ऑफ कोर्स आते हैं, सो वी विल कवर वन बाय वन। सबसे पहले बात करें कॉम्बैट आर्म की, तो कॉम्बैट आर्म में आपकी तीन आती है, दैट इज इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एंड आर्मर्ड कोर। इन्फेंट्री जो फ्रंट पे इन्फेंट्री जो फ्रंट पे लड़ती हैं, ठीक है, बिल्कुल मतलब बॉर्डर पे खड़े होके जो मतलब बोला जाए कि फाइट करती हैं, डेट इज नोन एज इन्फेंट्री। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री क्या होती है, लेटर ऑन 1965 के वॉर के बाद हमको लगा कि यार इन्फेंट्री की मोबिलाइजेशन फास्ट हो सके, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेटर ऑन, इसलिए हमने मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का मतलब इन्वॉल्व किया, ठीक है। आर्मर्ड कोर में से मत रखना, क्योंकि आर्मर्ड कोर इज कम्प्लीटली डिफरेंट। आर्मर्ड कोर में आपकी कम्प्लीटली टैंक से रिलेटेड बात होती है, वाइल मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में आपके ऐसे बोल सकते हैं कि इक्विपमेंट्स या फिर ऐसे हैवी ट्रक्स वगैरह यूज किए जाते हैं जो समवॉट लाइक उनके पास में मिसाइल्स एंड कैनन्स वगैरह होती हैं, बट उसमें 15 से 20 सोल्जर्स इकट्ठे एक साथ जाते हैं टू फॉर द पर्पस ऑफ द मोबिलाइजेशन, एंड वहां पे फिर इन्फेंट्री उतर के फिर डायरेक्ट 1-to-1 कॉम्बैट होता है, ठीक है। आर्मर्ड में क्या होता है, एक टैंक में मोर देन अराउंड 2 से 3 लोग होते हैं जो उस टैंक को चलाते हैं, ठीक है। एंड टैंक्स आर द नोन एज द क्यून्स ऑफ द बैटल, ठीक है, ये काफी अच्छा करते हैं। अगर आप वैसे भी अगर बैटल देखो तो सबसे पहले जो मतलब पहले हुआ करते थे उसमें आगे क्या होते थे, आपके सोल्जर्स खड़े होते थे, लेटर ऑन आपकी घोड़े वगैरह होते थे ना, एंड लेटर ऑन आपके रथ वगैरह होते थे। तो सबसे पहले ये सेना लड़ती थी, बट मोबिलाइजेशन के लिए जो हॉर्स पावर होती थी, जैसे कैवेलरी बोला जाता था, वो आगे जाती थी, ठीक है। तो आर्मर्ड एंड मैकेनाइज्ड कोर कुछ उसी टाइप के होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं आपकी कॉम्बैट सपोर्ट कोर की, आर्म की बात करते हैं। कॉम्बैट सपोर्ट आर्म में आपकी 5 आती हैं, दैट इज आर्टिलरी, कोर ऑफ इंजीनियर्स, कोर ऑफ सिग्नल्स, आर्मी एविएशन कोर, आर्मी एयर डिफेंस कोर। आर्टिलरी आपको पता है जो बैक हैंड से शेलिंग करती है, दैट इज नोन एज आर्टिलरी। कोर ऑफ इंजीनियर्स, कभी भी अगर हमें जाना होता है तो रास्ते पर अगर कोई दिक्कत वगैरह है तो वो ब्रिज वगैरह बनाने का काम आर्मी और कोर ऑफ इंजीनियर्स करते हैं, जिसमें मोस्टली सिविल इंजीनियर्स होते हैं। कोर ऑफ सिग्नल्स, रडार्स वगैरह पे कम्युनिकेशन के लिए सिग्नल्स की बात होती है। आर्मी एविएशन कोर, ऑब्वियसली बात है एविएशन से रिलेटेड, क्योंकि अब आर्मी के पास इनकी खुद की एविएशन कोर है, इसीलिए इनको इंडियन एयरफोर्स पे इतना डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, ऑब्वियसली बात है, बट होना तो पड़ता है इन केस ऑफ वॉर्स वगैरह, बट छोटी मोटी चीजें ये खुद से देख सकते हैं। अदरवाइज आर्मी एयर डिफेंस कोर, सपोज करो कोई भी एक फाइटर जेट आ रहा है इंडियन आर्मी की किसी बोल सकते हैं कि मतलब कोई कॉन्वे जा रहा है, ठीक है, उस पर अगर अटैक करने वाला है, कॉन्वे तो नहीं, आई मस्ट से कि कोई स्टेशन वगैरह है उस पर अगर अटैक होने वाला है, तो आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम उनके पास खुद का होता है, जो सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स को हिट आउट कर सकता है, ठीक है। आगे आती है आपकी सर्विसेज। सर्विसेज एक बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत बड़ा, इसमें मल्टीपल वो आती है, ठीक है, कोर्स। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट वन, आर्मी सर्विस कोर। आर्मी सर्विस कोर लॉजिस्टिक का काम करती है, जो भी आपको बेसिक लॉजिस्टिक प्रोवाइड होते हैं ना बाय दी ट्रक्स वगैरह, वो सब आपका आर्मी सर्विस कोर में आता है। एएमसी आर्मी मेडिकल कोर, आपको पता है कि मेडिकल कोर का वो वर्क होता है जो अभी आपके सर्विंग एज वेल एज जो भी रिटायर ऑफिसर्स हैं एज वेल एज उनकी फैमिली की हेल्थ केयर को ध्यान रखना, वो आर्मी मेडिकल कोर का काम होता है। इसी की एक सब ब्रांच होती है आर्मी डेंटल कोर, जो दांतों से रिलेटेड देती है। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, वेपन से रिलेटेड प्रोवाइड करना। कोर्स ऑफ इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकली एंड मैकेनिकली जो कुछ काम होते हैं वो कोर ऑफ इनकी कोर देखती है, मतलब, ठीक है। आगे आता है आपका रिमोट एंड वेटरनरी कोर, वेटरनरी मतलब एनिमल से रिलेटेड। आगे आती है आपकी आर्मी एजुकेशन कोर, एईसीबी बोलते हैं। आगे आती है आपकी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस। आपको पता होगा कि मिलिट्री एक पुलिस अलग होती है जिसका काम होता है कोई भी अगर बड़ी डिग्निटी आ रहा है तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एयरफोर्स स्टेशन, आर्मी स्टेशन एज वेल एज नेवी स्टेशन के बाहर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, उनकी उन स्टेशन की सिक्योरिटी करना, ये सब आपके मिलिट्री पुलिस के काम होते हैं। इसी के साथ आपकी माइनर कोर आती है, आपको आई थॉट नहीं लगी होगी ये। फाइनल कोर का यार मेन काम होता है कभी भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इन केस ऑफ किसी हैवीली जगह पे अगर कोई मतलब कोई भी अगर बंकर वगैरह इस टाइप के बनाने हैं तो इस टाइम पे आपकी फाइनल कोर काम में आती है, जहाँ पे आप सिविलियन लेबर को नहीं ले जा सकते ड्यू टू या तो उनकी एब्सेंस है या फिर वॉइस वहां पे कोई मतलब थ्रेट वगैरह है, इसलिए आपकी पाइनियर कोर जाती है उधर पे, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी आर्मी पोस्टल सर्विस कोर, जो कि पोस्ट से रिलेटेड देखती है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी एज वेल एज इंडियन फोर्स में अभी भी पोस्ट से रिलेटेड होती है मोस्ट ऑफ द थिंग्स। आगे आपकी टेरिटोरियल आर्मी, जो कि उन लोगों को मौका देती है जिनको पार्ट टाइम अगर आर्मी ज्वाइन करना हो बाई डूइंग समथिंग एल्स, ठीक है। आगे आती है आपकी डिफेंस सिक्योरिटी कोर, इसका वही काम होता है डिफेंस की डिग्निटीज वगैरह को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जो भी मेजर एसेट्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। आगे आती है आपकी इंटेलिजेंस कोर, इंटेलिजेंस से रिलेटेड करती है। आगे आती है आपकी जज एंड एडवोकेट कोर, आपको पता होगा एक जग एंट्री निकलती है, ठीक है। सो क्योंकि इंडियन आर्मी का खुद का रूल होता है, इनकी खुद की कोड वगैरह होती है, तो उसमें के लिए
आगे आते हैं आपकी मिलिट्री नर्सिंग कोर, MNS भी बोलते हैं इसे, ठीक है। अब बस आ जाता है आपका मोटो। मोटो क्या है, तो डेट इज सर्विस बिफोर सेल्फ, ठीक है, सर्विस बिफोर सेल्फ। सो आप इसको भी याद रखेंगे। एंड लेट चेक व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ डेट, आप कमेंट करोगे, ठीक है। आगे बात करते हैं बॉस, वाई आर्मी डे सेलिब्रेटेड। हाँ यार, आई एम वेटिंग फॉर दिस स्लाइड। देखो आगे ये क्वेश्चन मार्क इधर थे, आई थोड़ा समझ जाओगे। आर्मी डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? आर्मी डे हम सबसे पहली बात तो 15th ऑफ जैन को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, 15th ऑफ जैन को सेलिब्रेट करते हैं। एंड मैं आपको बता देता हूँ 15th ऑफ जैन को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि दिस इज द डे वेयर वी गेट द कंप्लीट पावर ऑन आवर हैंड। मस्ट रिमेंबर दिस। इसका फुल फॉर्म देख लो पहले तो, सिग्नल टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन ग्रुप, STEAG, a specialist technical unit tasked with the investigation and evaluating, ठीक है, cutting edge communication technologies was found by the Indian Army on the 18th of March 2024। अभी जस्ट रिसेंटली बनी हुई है, ठीक है। इट विल, इसका यार बेसिक काम वही है कि कम्युनिकेशन वगैरह से रिलेटेड काम, ठीक है। आगे आपको और गिवन है, इट विल प्रायोरिटाइज द डेवलपमेंट्स ऑफ द स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजीज फॉर बोथ वायर्ड एज वेल एज वायरलेस सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है कि वायर्ड एज वेल एज वायर्ड लेस सिस्टम, ठीक है। अबाउट दी 5G एज वेल एज 6G नेटवर्क्स, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, मोबाइल कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड वॉरफेयर सिस्टम। क्योंकि यार हम देख रहे हैं कि अब वॉर सिर्फ वेपन से लड़ जाते हैं, अब बैक ऑफ द हैंड पे ना कई डिफरेंट वैरायटी ऑफ वॉर्स होते हैं। एंड अभी तो हमारे जो चीफ ऑफ चीफ बोल रहा हूँ, हाँ, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर, उन्होंने भी यार उनका मतलब कंप्लीट इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने ये बोला था कि हमें अपनी एडवांसमेंट बहुत ज्यादा करना होगा इन द रिलेटेड ऑफ द टेक्नोलॉजी। आगे बात करते हैं स्टेज के बारे में। इन ऑर्डर टू फाइंड द एप्रोप्रिएट डिफेंस एप्लीकेशंस, द यूनिट will work with the industry and academics to utilize state of the art of the technology in addition to development and evaluating key information and communication technology ICT solutions. STEAG will do technical scouting and provide user interface assistance by maintaining and upgrading modern technologies। मतलब अभी की टेक्नोलॉजीज को मॉडर्न अपग्रेड करना, वही है ना कि हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ बहुत ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करना होगा। आगे बात करते हैं करंट आर्मी चीफ के बारे में। एंड यार ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है। तो आपके जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर हैं ये भी, इनको PVSM, AVSM, ADC, डोंट वरी अगर आपको ये अवार्ड्स नहीं पता, देन आई विल टेल यू। एंड अगर आप SSB इंटरव्यू में आपसे अगर नाम पूछा जाता है एंड यू टेल विद द अवार्ड्स, तो आपका काफी एक्सेप्शनल बोल सकते हैं कि मतलब उनके सामने एक बहुत अच्छी छवि बनती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो ये वॉर हुए थे 1 जुलाई 1964 में। ही इज सर्विंग एज अ 4-स्टार ऑफिसर। मैंने बताया था ना आपको कि जनरल एक 4-स्टार रैंक के ऑफिसर होते हैं, अदरवाइज जो आपके फील्ड मार्शल होते हैं ही इज द 5-स्टार रैंक ऑफिसर, ठीक है। ब्रिगेडियर आपके 1-स्टार रैंक ऑफिसर होते हैं। ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट जितनी भी रैंक होती है, जैसे एयरफोर्स में एयर कमोडोर सर एंड नेवी में कमोडोर सर, ठीक है, तो वो दोनों भी 1-स्टार ऑफिसर्स होते हैं। एंड वहां से आगे आगे जाते जाते 4-स्टार ऑफिसर तक मैक्स टू मैक्स जाते हैं। लास्ट में जो ऑनरी रैंक होती है दैट इज 5-स्टार ऑफिसर। The Indian Army, he is the current and 30th chief of the Indian Army staff। आपको याद रखना है कि 30th है, ठीक है। एंड ही एज वेल एज एडमिरल सर जो भी हैं दिनेश के त्रिपाठी सर, ठीक है, वो दोनों कोर्समेट भी हैं ये, ठीक है। तो इस टाइम पे ये काफी चल रहा था, तो मस्ट रिमेंबर दिस ऑल्सो, ठीक है। 30 पोस्ट 30 COAS लिखा है यार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, सक्सीडिंग जनरल मनोज पांडे सर। मनोज पांडे सर के प्रीवियसली थे, तो कि 29th थे, ठीक है। ऑन 30th जून 2024 को इनको जनरल बनाया गया। ही वॉज प्रीवियसली सर्विंग एज अ 46th वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अर्लियर ही वॉज maintaining the appointment of the general officer commanding in chief northern command. Prior to that served as a deputy chief of the army staff information system and coordination and as a general officer commanding 9th कोर, ठीक है। तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब बेसिक फैक्चुअल डाटा जो आपको याद रखना है कि जैसे इनने VCOAS मतलब वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के तौर पे भी इन्होंने सर्व किया है। एंड लेटर ऑन ये कमांडिंग इन चीफ भी थे, किसके नदर्न कमांड के डिप्टी चीफ भी थे। यहाँ पे इन्होंने 9th कोर को लीड आउट भी किया था, ठीक है। सो यार दिस इज ऑल अबाउट फॉर द सेशन। इसी के साथ यार कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि इसमें मैंने पैरा एसएफ के बारे में कवर नहीं किया, ठीक है, पैरा एसएफ के बारे में कवर नहीं किया। एंड इसी के साथ एक और चीज मैंने कवर नहीं की है, आई फॉरगेट दैट अबाउट द नेम। हाँ, सीडीएस करके एक रैंक होती है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आप जानते हो। दोनों चीजों को मैंने इसमें कवर नहीं किया बिकॉज द इंडिविजुअली होल्डेड पोटेंशियल के इनके लिए एक सेपरेट वीडियो होनी चाहिए, ठीक है। सो आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो फॉर बोथ ऑफ देम टॉपिक। चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अमेजिंग इनोवेटिव कंटेंट।